नहीं गलत था। और अब क्योंकि मेरे संज्ञान में इनकी पूरी पृष्ठभूमि आ गई है, इसलिए धारा 3(2) जो है, जो स्टेट हमारा अल्पसंख्यक आयोग का एक्ट है, उसमें सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा और जन सेवा ये सब मानक होते हैं नियुक्ति के लिए। तो हमने किसी विद्वेष भावना से नहीं, लेकिन जनहित में निर्णय लेकर के उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। सबके जिन पदों में उनकी जांच कराई जाएगी? नहीं, अगर देखिए, जांच तो नहीं हो सकती क्योंकि पिछली सरकार ने की है, लेकिन यदि, और हमने कई लोगों को हटाया भी नहीं है, अभी भी चल रहे हैं और इनको भी हम चलने देते। और मुझे पता नहीं था कि इनका बैकग्राउंड, जब ये घटना घटी तो मैंने इनका सब जानकारी लेनी चाहिए कि भाई कौन है ये। इनके क्रशर हैं, क्रशर पे इनके सेल्स टैक्स की रेड हो चुकी है, सेल्स टैक्स की चोरी का भी इन पे मुकदमा है। तो जिसपे सेल्स टैक्स की चोरी का रेड हो, क्रिमिनल केसेस हो, तो ऐसे बैकग्राउंड में तो हम चेयरमैन कैसे माइनॉरिटी कमीशन मैन को रहने देते। और कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मेरिट पे केस के, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल होगा, लेकिन जनहित में सरकार ने निर्णय लिया है और उनको अपने पद से हटा दिया। सर, वहाँ पे एक मौके पे आईएएस अधिकारी की उपस्थिति भी प्रकाश में आई है क्या? वो इन्वेस्टिगेशन होकर के जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। क्या राज्य सरकार कोई जांच कराएगी? राज्य सरकार नहीं करी तो क्रिमिनल ऑफेंस है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही। और हमारे जो डीजीपी हैं वो टच में है, जैसी जानकारी की आती है, मुझे जानकारी भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे देखेंगे क्यों थे, क्या थे। ये तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब जो ये शपथ लेते हैं और जो इनकी जो एक्ट है उसका अनुच्छेद 3 का जो भाग 2 है, उसमें जो कहा जाता है तमाम बातें कि साहब सत्यनिष्ठा से और कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा और ये करूंगा, ईमानदार रहूंगा, वो करूंगा, जो कहा लिखा, जो जिस पे शपथ ली गई, इनने वैसा वैसा नहीं किया, बाकी सब कुछ ऐसा ऐसा किया, इसलिए इन्हें हटाया गया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अब दिल्ली पुलिस के टच में डीजीपी साहब हैं और उनसे लगातार संपर्क में है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से होगी। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी का वक्त हो गया है, साथ में आपका कमेंट के साथ। देखिए, जब लोग ये कहते हैं कि भाई देखेंगे, पता करेंगे, ढूंढेंगे, हाँ। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी बहुत दुख होता है। हाँ। मैंने पोंटी के दरबार में इस हिंदुस्तान के तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स को ग्लास उठाते देखा और उसमें आइस डालते देखा और सलाद सर्व करते हुए देखा। मैंने राजनेताओं को पोंटी के दरबार में ताली बजाते देखा। नाम लूंगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे। सही बात है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कौन सूबा बचा था उत्तर भारत का जिसके नेता पोंटी के दरबार में नृत्य नहीं करते थे? कौन नेता है बताइए? पोंटी के घर के फंक्शन के, पोंटी की पार्टी के कार्ड के लिए मारामारी होती थी, सिफारिश लगती थी कि हुजूर की नजर हम पर भी पड़ जाए कि हम भी कहीं अधिकारी हैं। पोंटी के समय जो आयकर आयुक्त थे उत्तर प्रदेश में, वो आज भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी सिपाही तक बदल दिया थाने का, 11,000 ट्रांसफर हो गए, लेकिन महेश गुप्ता का ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों? महेश गुप्ता खुदा के बंदे थे। ये समझना होगा। इनका क्रशर नाम सुखदेव नामधारी का किसी कार्यकाल में बंद नहीं हुआ, चाहे नित्यानंद रहे हो स्वामी और चाहे आज की सरकार रही हो। क्या दिक्कत इन लोगों को नहीं? इसलिए जो बात अविकल थपलियाल ने कही, सब वही है, इस तरफ से उस तरफ तक, किसको कहेंगे? और जब लोग इतने बड़े ओपन सीक्रेट को ये कहते हैं कि देखेंगे, पता नहीं था, तो मुझे लगता है कि जनता को छोड़कर किसी को पता नहीं। और जो जनता है उसको सब पता, सबका कैरेक्टर पता। आप बताइए, इलाके में कोई आदमी चोरी, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, कर चोरी और तमाम तरह की प्रपंचों में फंसा हो, उसकी कीर्ति कहीं ऐसा हो सकता है कि लोगों को पता ना हो। फिर नेता दावा करते हैं कि जी मैं तो प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं, एक एक आदमी को जानता हूं, लेकिन इन्हीं की प्रतिष्ठा आप तक नहीं पहुंचती। इसलिए इस पूरे प्रसंग ने एक बात साफ की कि संवैधानिक पदों की भी नीलामी करने की स्थिति इस देश में पैदा हो गई। अन्यथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए क्या सुखदेव नामधारी से बेहतर कोई आदमी नहीं मिला था, जो तमंचा लेके सड़क पर एक गुंडे और मवालियों की फौज का नेतृत्व कर रहा है? उसके हाथ में आपने अल्पसंख्यकों के हित सौंप दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को जवाब देना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री थे, कैसा उनका विवेक था, कैसी उनकी समझ थी, उन पर सवाल उठते हैं।
और सवाल जब उठते हैं तो वो नियत तक जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जाहिर तौर पे। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस तरह से उस वक्त के मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने अपना वरद हस्त देकर एक इतने निकृष्ट व्यक्ति को, जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे, इतने सारे मामले में बार बार कागज दिखा रहा हूं, ताकि अगर नामधारी का कोई भी व्यक्ति किसी के पेट में दर्द हो और वो ये चाहे तो ये तो या तो हमसे प्राप्त कर ले या हमारे ऊपर केस कर दे, हम माननीय अदालत को ये दे देंगे सारे दस्तावेज। इन दस्तावेजों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर तमंचा लेकर गुंडागर्दी करता नजर आए, निशंक जी को नजर नहीं आया? किस व्यक्ति को आप उत्तराखंड के अल्पसंख्यकों की कमान सौंप रहे हैं और क्यों सौंप रहे हैं माननीय निशंक जी? जवाब आपको भी देना पड़ेगा और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को भी देना पड़ेगा। एक लाइन की टिप्पणी करूंगा, हालांकि परंपरा नहीं, लेकिन फिर भी एक लाइन टिप्पणी करूंगा। इनके जो काले कारनामे थे, हम मान लिया वो संज्ञान में नहीं आए मुख्यमंत्री के तत्कालीन निशंक के, लेकिन इनका सदकारी तो बताओ जिसके चलते इनको बना दिया, वो क्या था? वही बता दिए। क्या देखा जो इनको इनके गले में बरमाल डाल दी? हाँ। ये तो बताइए जी। और ये जनता सवाल पूछ रही है, हम जनता के प्रवक्ता हैं। इनके कुकर्म नहीं पता थे, मान लिया। वो हाँ। प्रवीण यादव ढूंढ के लाए, अविकल थपलियाल ढूंढ के लाए, मान लिया। निशंक जी को नहीं पता, लेकिन इनके कौन से सुकर्म थे? इन्होंने देवभूमि में कौन सी क्रांति की थी अल्पसंख्यक, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए, जिसके चलते इनको सम्मानित किया गया? यह प्रश्न आज हम यहां छोड़कर जाते हैं, जिसका उत्तर निशंक जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल। और यह उत्तर जब तक नहीं मिलेगा, समाचार प्लस इस सवाल का पीछा नहीं छोड़ेगा। माननीय निशंक जी, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, माननीय गडकरी जी, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन समाचार प्लस की परंपरा यही है कि हम जनता हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा हैं, और इसीलिए हमारा ईमान, हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ जनता का भला है और कुछ नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।